जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों आतंकवादियों के बीच देर रात मुठभेड़, सेना का ऑपरेशन जारी। भारतीय नौसेना के आईएनएस सतपुड़ा सावित्री राहत सामग्री लेकर म्यांमार पहुंचे। राहत कार्य के तहत भारत ने चलाया ऑपरेशन ब्रह्मा। गुजरात के मेहसाणा के उचरपी गांव में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक महिला पायलट हुई घायल। चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन, मंदिरों में आज सुबह से की जा रही आरती, मंदिरों में लगा भक्तों का रेला। नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं राजधानी लाइव बुलेटिन, आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी सरकार विधानसभा में अब कैग की 7 रिपोर्ट्स पर चर्चा कर चुके हैं। रिपोर्ट्स पर चर्चा के दौरान विधानसभा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर शोर शराबा और हंगामा होता रहा। आज एक और कैग रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा होनी है। सोमवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि इस सत्र में कैग की 6वीं रिपोर्ट होगी, जिस पर सदन में चर्चा होनी है। दरअसल दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और महत्वपूर्ण सीएजी रिपोर्ट पेश करने जा रही है। यह रिपोर्ट आज सदन में रखी जाएगी। इसका फोकस राजधानी में प्रदूषण, उसकी रोकथाम से जुड़े मुद्दों पर रहेगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने संबंधित शराब नीति, स्वास्थ्य सेवाएं, डीटीसी पर भी कैग की रिपोर्टें सदन में रखी जा चुकी है। सीएजी की ऑडिट रिपोर्टों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को करीब 70,471 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का। राजीव, दिल्ली विधानसभा जहां पर शोर शराबा, हंगामा कैग की रिपोर्ट के ऊपर पहले भी देखने को मिला, जितनी भी कैग रिपोर्ट पेश की गई, आज एक और कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। किस डिपार्टमेंट से संबंधित रहेगी और क्या कुछ इस कैग रिपोर्ट में देखने को मिल सकता है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब नई सरकार की, तो नई सरकार जो है वो लगातार कहीं ना कहीं ऐसे काम करती नजर आ रही है जिससे कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर कार्रवाई होती नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर बात करें सीएजी रिपोर्ट की, यानी कैग रिपोर्ट की, तो उसको लेकर अब घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली के विधानसभा के अंदर आज कह सकते हैं जिस तरीके से पहले जो रिपोर्ट पेश की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा, शराब घोटाले के मामले की बात करें या फिर डीटीसी मामले की बात करें या फिर और मामलों की बात करें, उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा था। और आज जिस प्रकार से रेखा गुप्ता जो है कैग रिपोर्ट की पेश करने वाली है दिल्ली विधानसभा के अंदर, जिसके अंदर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो बन सकती है। क्योंकि प्रदूषण की बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर पिछली सरकार के द्वारा काम किए गए हैं, उनको लेकर आज कैग रिपोर्ट जो है पेश की जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की और ज्यादा मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। क्योंकि पहले ही शराब नीति मामले के अंदर लगातार कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई थी आम आदमी पार्टी की, और अब कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बन सकती है। क्योंकि दिल्ली विधानसभा जब चुनाव आए थे तब कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा जो था यमुना की सफाई का मुद्दा था और पॉल्यूशन का मुद्दा था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो बनती हुई नजर आई थी। जी राजू, एक बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि यमुना के
जहरीले झाग को लेकर, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर लगातार विधानसभा में प्रचार किया गया। आज जो कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी जो पोल्यूशन को लेकर, इससे पहले भी देखने को मिला जब दिल्ली की सरकार थी तो उस समय क्या तैयारियां यहां पर की जा रही थी प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, लगातार कोशिशें की गई और साथ ही साथ जिन वॉलंटियर्स की बात कर रहे थे कि उनकी बहाली की जाएगी, उनकी भी बहाली यहां पर नजर नहीं आई। तो तमाम चीजें आज इसके अंदर नजर आएगी। लेकिन अब तक जितनी भी कैग रिपोर्ट पेश की गई है, सब में दिल्ली को राजस्व घाटा यहां पर दिखाया गया, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कैग रिपोर्ट हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी कैग रिपोर्ट हो या फिर अन्य विभागों से जुड़ी हुई कैग रिपोर्ट हो। अगर ये रिपोर्ट पेश की जाएगी सरकार की तैयारियों को लेकर और जो राजस्व घाटा होने वाला है उसमें क्या कुछ आंकड़े आने की संभावना है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के अंदर नई सरकार के द्वारा जब कैग रिपोर्ट पेश की गई, जिसके तहत ये जानकारी मिलती नजर आई कि पुरानी सरकार के द्वारा जितने भी कार्य किए गए, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अंदर हो या फिर डीटीसी विभाग के अंदर हो या शराब नीति मामले के अंदर हो, तमाम ऐसे मामलों के अंदर कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार थी उसने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की थी, जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल जो है खड़े होते हुए नजर आए थे। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर भी पॉल्यूशन का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ था। उसी को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो बनी थी। और यमुना की सफाई के मुद्दे की बात करें तो यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर भी खुद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर खुद कहा था कि वो 10 सालों के अंदर वो जो कार्य जो थे यमुना की सफाई को लेकर वो नहीं कर पाए हैं और समय मांगा जा रहा था। इसी को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो बनी थी। और इसी तरीके की जो कैग रिपोर्ट जो पेश की जा रही थी दिल्ली विधानसभा के अंदर, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही थी। और अब जिस तरीके से पॉल्यूशन के मुद्दे की बात करें तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर लगातार दिक्कतें बनी थी और लगातार पॉल्यूशन के जो कैग रिपोर्ट जो पेश होने वाली है आज, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी की और ज्यादा मुश्किलें बनेगी। क्योंकि यहाँ पर बात करें शराब नीति मामले की, स्वास्थ्य मामले की और यहाँ तक की डीटीसी मामले की, और यहाँ तक की जिस तरीके से पॉल्यूशन के मद्दे रखते हुए खुद डीटीसी के जो बस मार्शल थे उनको बहाल किया गया था। सिविल डिफेंस के मार्शलों को खुद उपराज्यपाल के द्वारा आदेश दिए गए थे कि उनको 4 महीने के लिए बहाल किया जाए, मगर फिर भी पिछली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी के द्वारा उनको बहाल नहीं किया गया था। तो यह मुद्दा जो है सबसे ज्यादा गरमाया हुआ था। और आज जिस तरीके से कैग रिपोर्ट रेखा गुप्ता के द्वारा दिल्ली विधानसभा के अंदर पेश की जाएगी, उसके अंदर कहीं ना कहीं डीटीसी मार्शलों की बात करें, जो डीटीसी के अंदर कर्मचारी कार्य कर रहे थे, या फिर सिविल डिफेंस के मार्शलों की बात करें, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं आज रिपोर्ट के अंदर खुलासा होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था क्या, पॉल्यूशन का। और पॉल्यूशन के मद्दे रखते हुए तमाम जो कोशिशें की गई थी पिछली सरकार के द्वारा, उनका भी आज कैग रिपोर्ट के अंदर खुलासा होता हुआ नजर आएगा। जी राजेश, जब हम प्रदूषण की बात करें, बस मार्शलों की बात कर रहे हैं कि उनको लेकर भी इस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ खुलासा हो सकता है, तो क्या फिर बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार बस मार्शलों की, वॉलंटियर्स की बहाली करेगी? क्या कुछ ऐसी बड़ी घोषणा कर सकती है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नई सरकार की, क्योंकि जिस तरीके से कैग रिपोर्ट विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर पेश की जा रही है, जिसके अंदर तहत कहीं ना कहीं पिछली सरकार के द्वारा जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा यहाँ पर बात करें पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए, जब दिल्ली के अंदर जब पॉल्यूशन बढ़ा था तब कहीं ना कहीं राज्यपाल ने खुद सिविल डिफेंस के मार्शलों के लिए बहाली के लिए रास्ता जो है वो खोला था। यह कहा गया था कि 4 महीने के लिए उनको बहाल किया जाए ताकि उनके द्वारा जो पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल लगाई जा सके। मगर दिल्ली सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि उस समय यानी कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब कहा गया था कि उन्होंने सिविल डिफेंस के वॉलंटियरों की लड़ाई जो है वो लड़ी है, मगर फिर भी उनको 4 महीने के लिए बहाल जो है वो नहीं किया गया था। और लगातार पॉल्यूशन के मद्दे रखते हुए व्यापारियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई, पटाखों पर पाबंदी लगाई गई, गाड़ियों पर पाबंदी लगाई गई, फिर भी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है वो घटता नजर नहीं आया है। और आज जिस तरीके से रेखा गुप्ता की सरकार, जिस तरीके से रेखा गुप्ता जो है कैग रिपोर्ट पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए पेश करने वाली है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सिविल डिफेंस का मुद्दा जो है वो भी होने वाला है। और दूसरा, जिस तरीके से पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए जो कदम उठाने थे वो जो कारगर नहीं हो पाए, उसके अंदर भी खुलासा होता हुआ नजर आएगा। तो साफ जाहिर है कैग रिपोर्ट से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो पहले भी बढ़ती नजर आ रही थी, और अब भी कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बनाता हुआ नजर आएगा आम आदमी पार्टी की। जी
राजू, अब इस पर आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है? क्योंकि लगातार जो बीजेपी सरकार है वो कैग रिपोर्ट के माध्यम से, कैग रिपोर्ट के जरिए आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है और लगातार ये दिखा रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार में तमाम जो विभाग थे उनमें किस तरीके से राजस्व घाटा हुआ है। अब इस पर आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है? आम आदमी पार्टी की ओर से क्या कुछ इन कैग रिपोर्ट्स को लेकर कहा जा रहा है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार नई सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि पिछली सरकार ने बहुत ज्यादा घोटाला किया है और यहाँ तक कि सरकार का जो रेवेन्यू है वो घट चुका है, यह तमाम ऐसे आरोप जो है वो लगते हुए नजर आ रहे थे। और आज जिस तरीके से कैग रिपोर्ट की बात करें और खास तौर पर पॉल्यूशन के मुद्दे की, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज कैग रिपोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो बनती नजर आएगी। मगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं शराब घोटाले मामले की बात करें या फिर डीटीसी घोटाले की मामले की बात करें या फिर जल बोर्ड घोटाले की मामले की बात करें, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पहले जब सत्ता के अंदर थी तब अपने आप को बचाव करने की पूरी कोशिश करती नजर आती थी। ये कहा जाता था कि झूठे आरोप जो है उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनके द्वारा कोई भी घोटाला जो है वो नहीं किया गया। और अब जिस तरीके से पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए भी जिस तरीके से कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अपना बचाव जो इसी तरीके से करती हुई नजर आएगी कि लगातार झूठे आरोप जो है उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर जनता के लिए जिस तरीके से कदम उठाने थे वो कारगर देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली की जनता की पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं परेशानियां बनती नजर आई। जी। यमुना की सफाई जो है वो समय पर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से सबसे बड़ा मुद्दा जो है छठ पूजा पर कहीं ना कहीं गरमाता हुआ नजर आया। और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर पटाखों पर पाबंदी लगाई गई, जिससे व्यापारी वर्ग जो था वो भी नाराज होता हुआ नजर आया। इस तरीके के तमाम आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं। मगर अब आम आदमी पार्टी विपक्ष के अंदर तो वो अपना बचाव किस प्रकार से कर पाएगी ये जरूर देखना होगा। जी राजू, जब से रेखा गुप्ता की सरकार बनी है और ये सत्र शुरू हुआ उसके बाद जितनी भी कैग की रिपोर्ट पेश की गई, इस बीच बजट को भी पेश किया गया और बजट में अब की बार जो दिल्ली का बजट था वो 1 लाख करोड़ का रखा गया। लेकिन पिछले 30 से 32 सालों में पहली बार है कि दिल्ली के अंदर राजस्व घाटा देखने को मिला और इसी बात को यहां पर रेखा गुप्ता सरकार लगातार उठा रही है। लेकिन शुरुआत से देखें, जो जो मुद्दे विधानसभा चुनाव के टाइम पर रहे, जिस मुद्दे को बीजेपी ने उठाया उसी पर बीजेपी काम कर रही है। सबसे पहला यमुना की सफाई, यहां पर बीजेपी ने सबसे पहले शुरुआत की। यमुना के घाट पर आरती भी यहां पर शुरुआत की गई। उसके बाद जिस कैग रिपोर्ट को लगातार बीजेपी कह रही थी कि आम आदमी पार्टी छुपा रही है, क्योंकि उसमें आम आदमी पार्टी सरकार ने जो राजस्व घाटा आम आदमी पार्टी सरकार के टाइम पे हुआ है वो उजागर हो जाएंगे। और फिर जैसे ही रेखा गुप्ता सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, एक के बाद एक सारे विभागों की कैग रिपोर्ट अब सामने आने लगी है, जिसको लेकर जो विधानसभा है उसके अंदर चर्चा भी हो रही है, बहसबाजी देखने को भी मिल रही है। एक तरफ जहां बीजेपी इस कैग रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरी है, उनके कार्यकाल की तमाम खामियों को गिना रही है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो जिसमें लगातार बीजेपी कह रही है कि कोई मोहल्ला क्लिनिक ऐसा है जिसमें दवाइयां नहीं है, तो किसी में डॉक्टर नहीं है, किसी में दोनों ही चीजें नहीं है। तो जो पैसा आम आदमी पार्टी सरकार ने अलॉट किया इन मोहल्ला क्लिनिक के लिए वो फिजूल खर्ची थी और तमाम तरीके की यही बातें जो है हर एक कैग रिपोर्ट में सामने आई है। देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी वाकई में ही अब मुश्किलों में बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर बात करें जब उनकी सरकार थी आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर, तब कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि शिक्षा मॉडल जो है वो बेहतर है, स्वास्थ्य मॉडल जो है वो बेहतर है और यहाँ तक कि मोहल्ला क्लिनिक को वर्ल्ड क्लास बताया जाता था। मगर उन्हीं मोहल्ला क्लिनिकों की कहीं ना कहीं सच्चाई जो है जब जनता के बीच में सामने आने लगी, लगातार कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली और यहाँ तक कि जो दवाइयां थी पुरानी दी जा रही थी, लगाई दवाइयों की वजह से कई लोगों की परेशानियां बनती नजर आई। उसी को लेकर लगातार अब मुश्किलें जो है और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि जब नई सरकार बन चुकी है, रेखा गुप्ता की सरकार बन चुकी है दिल्ली के अंदर, और जिस तरीके से रेखा गुप्ता जो है वो लगातार कैग रिपोर्ट को लेकर आरोप जो है वो लगाती नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि पिछली सरकार ने सबसे ज्यादा घाटा जो है वो दिल्ली के अंदर, दिल्ली की किसने सरकार को दिया है और यहाँ तक कि दिल्ली के पास अब रेवेन्यू नहीं है। इस तरीके के आरोप जो है लगते नजर आए। शराब घोटाले मामला जो है वो सबसे बड़ा घोटाला बताया गया था, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी की सबसे पहली मुश्किल जो है वो बनती नजर आई। शिक्षा मॉडल की बात करें, स्कूलों को लेकर भी लगातार आरोप जो है वो लगते नजर आए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि स्कूलों को नहीं बनाया गया, सिर्फ क्लासरूम बनाकर स्कूलों का नाम जो है वो दिया गया है। इस तरीके के तमाम आरोप जो है वो लगते नजर आए। डीटीसी की बात करें, जल बोर्ड की बात करें, जैसे पॉल्यूशन की बात करें, तो पॉल्यूशन को लेकर भी लगातार मुश्किलें जो है वो बनी हुई है। आप देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अपना बचाव कैसे कर पाती है। जी राजीव, अब इसके बाद कितनी और कैग रिपोर्ट बची है जिसको बीजेपी सरकार अब टेबल करने वाली है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सरकार की, तो सरकार अब कैसे
कदम उठाएगी। और दूसरा, यहाँ तक रेवेन्यू कैसे आएगा, क्योंकि लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी घोषणाएं की दोनों ही पार्टियों की तरफ से की गई थी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और भाजपा की तरफ से भी। मगर आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते नजर आते थे कि जब भाजपा की सरकार अगर दिल्ली के अंदर आती है, तमाम सुविधाएं जो है बंद हो जाएंगी। और यहाँ तक ये देखने को मिला है कि अब नई सरकार के द्वारा कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, मगर यहाँ पर यमुना की सफाई का मुद्दा जो था वो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर लगातार नई सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं यमुना की सफाई के लेकर काम जो है वो देखने को मिले। मगर दिल्ली की सड़कों की बात करें, वो भी एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो बनती नजर आए। मगर अब पॉल्यूशन के मुद्दे की बात करें, तमाम कहते ऑड इवन कई बार लागू नहीं किया गया, पटाखों पर पाबंदी लगाई गई, मगर फिर भी पॉल्यूशन के अंदर कमी जो है वो नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से आम जनता की परेशानियां जो है वो बनती नजर आई। मगर अब कैग रिपोर्ट जो रेखा गुप्ता पेश करने वाली है आज विधानसभा के अंदर, उसके द्वारा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे और दूसरा आम आदमी पार्टी बचाव किस तरीके से कर पाएगी, ये जरूर देखना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी देने के लिए। बरेली में आज एक ऐतिहासिक दिन है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे पर पहुंचेंगे। बरेली कॉलेज मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर 932 करोड़ रुपए की ज्यादा से 132 विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर 507.44 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई 74 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि 425.15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 58 नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली दौरे पर रहने वाले हैं और बरेली वासियों को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस दौरे के दौरान देंगे। इसके अलावा बरेली के मेडिकल कॉलेज में एक विशाल जनसभा को भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करने वाले हैं। 932 करोड़ रुपए से ज्यादा से 132 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 507.44 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई 74 परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं, जबकि 425 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 58 नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता आनंद मिश्रा इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, आज मुख्यमंत्री का बरेली दौरा, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? कितने बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचेंगे? देखिए, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री का बरेली का बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है और ये दौरे जो है अब 2027 चुनाव को लेकर लगातार देखे जा रहे हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री 11:10 पर जो है बरेली में त्रिशूल एयरवेज का जो ग्राउंड है, वहाँ जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है वहाँ पे उतरेंगे 11:10 पे। उसके बाद जो है वो जो है पुलिस लाइन जाएंगे। पुलिस लाइन से जो है कार द्वारा जो है वो बरेली कॉलेज ग्राउंड है वहाँ पे जाएंगे और करीब 932 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं बरेली की विकास और जो उसको बढ़ाने के लिए, जो विकास की योजनाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए, तो 932 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री को बरेली में आज करना है। बहुत सारे काम है। करीब मुख्यमंत्री जो है करीब 5 घंटे के ऊपर जो है वो बरेली जिले में आज रहेंगे। बरेली क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, मंडल है, उसके आसपास के जो जिले हैं उनके भी विकास कार्यों को मुख्यमंत्री उनकी समीक्षा करेंगे, उनको देखेंगे। और खास बात यह है कि जो 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में जो कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक जो है वो विकास भवन में होगी, वो सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आसपास के जिले के जो डीएम, एसपी हैं और जो बरेली मंडल के जो अधिकारी हैं वो सभी वहां मौजूद रहेंगे। और बरेली में इस बीच कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी भी समीक्षा जो है मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। उसके बाद जो है अटल आवासीय एक कॉलेज है, उसका जो है वहाँ पे लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। और ये सारी जो योजनाएं हैं उनका बरेली के विकास में जिनकी जो
आगे आने वाले समय में, क्योंकि लगातार जो है मुख्यमंत्री डीएम और एसपी को जो विकास की वहाँ पे योजनाएं होती हैं जिलों की, उनको लेकर भी संबोधित करते जी रहते हैं, उनको फोन पे भी बताते रहते हैं। तो आज जो मुख्यमंत्री की जो बरेली का दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 932 करोड़ की योजनाएं हैं और करीब 5 घंटे का जो समय होगा बरेली में आज मुख्यमंत्री का जो बिताएंगे वहां पर, अधिकारियों से लेके, नेताओं से लेके, विधायकों से लेके और जो क्षेत्रीय जो कार्यकर्ता है उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो पूरी की पूरी एक रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी। और क्योंकि जो है कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको जो रुकी हुई थी उनका भी लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। जी जी बिल्कुल आनंद, और आपने यहाँ पर विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर तमाम जो परियोजनाएं हैं वो कोई स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है और तमाम अन्य योजनाएं हैं। तो इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कौन से अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे या फिर कोई जनप्रतिनिधिगण बरेली से वहां पर मौजूद रहेगा मुख्यमंत्री के साथ? देखिए, जो लोकल नेता हैं, जो बीजेपी के जी विधायक हैं, जो सांसद हैं, वहां पे वो मौजूद रहेंगे। और जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, जी जिनसे मुख्यमंत्री फीडबैक ले सकते हैं। और जो कार्यक्रम में जिन नेताओं का जो है एक मिलने का जो पहले से ही जिक्र जी किया जा सकता है, तो वो सारे के सारे नेता वहाँ मौजूद रहेंगे और अधिकारी मौजूद रहेंगे। खास तौर से जो 1 से लेकर 2 बजे के बीच में जो मंडलीय समीक्षा बैठक है वो बरेली के विकास भवन में होगी और वो महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि 1 घंटे की बैठक है। तो मुख्यमंत्री जितने भी अधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे इसी दौरान जो है विकास भवन में मुलाकात करेंगे। उसके बाद करीब 4:30 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री जो है वहां से निकलेंगे बरेली से। जी बिल्कुल आनंद, और कानून व्यवस्था को लेकर जो समीक्षा बैठक होने वाली है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते कुछ दिन पहले ही, कुछ रोज पहले ही वहां पर 8 सालों को लेकर एक कार्यक्रम मनाया गया जिसमें बताया गया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब कानून व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो चुकी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था के लिए ही जाने जाते हैं, जिस तरीके से वो कार्रवाई करते हैं और लगातार अधिकारियों पर भी जिस तरीके से गाज गिरती है। तो ये बैठक तो महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेकिन आपने 2027 विधानसभा का जिक्र किया, तो 2027 विधानसभा 2 साल अभी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी से तैयारियों में जुट चुके हैं। उनके तमाम दौरे देख लीजिए जहां पर वो विकास परियोजनाओं की सौगात देते हैं, विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हैं। साथ ही साथ किस तरीके से जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है किसी भी प्रदेश के लिए, कानून व्यवस्था, उसको भी मजबूत करने के लिए लगातार तैयारियों में लगे रहते हैं। देखिए, आपको बता दें कि नवरात्र अभी चल ही रहा है और ईद जो है अभी कल बीती है। तो मुख्यमंत्री जो है लगातार खास तौर से नवरात्र और ईद को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जी हैं वो सारी चीजें बोल चुके हैं। और ईद जो है बहुत ही अच्छे से कल बरेली में जो है उसका संपन्न हुई है। एक सौहार्द का त्योहार है, तो लोग आपस में मिलते जुलते रहे हैं। मेरठ में भी बहुत अच्छे से लोग, जो आसपास के जो जिले हैं वहाँ पे कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जो कोई अव्यवस्था का जिक्र करे। लेकिन मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो एक आदेश है कि जो ईद हो या जो और हिंदुओं के त्योहार है या मुस्लिमों के त्योहार है, उनमें एक सांप्रदायिक सौहार्द है जो बना रहे। और जो पीस कमेटियों की बैठक होती है जिले में, चाहे वो डीएम करता है या एसपी करता है थानों में, तो उसमें जितने भी जो क्षेत्रीय लोग होते हैं वो मौजूद रहते हैं। और इसके साथ ही जो है जो कानून व्यवस्था की बैठक होती है वो मजबूत होती है। तो पीस कमेटी का जो महत्व, जो एक जी बैठक होती है थानों में, उसको भी लेकर बहुत ही कानून व्यवस्था में जिक्र होता है। तो इन चीजों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि जो जड़ है, जड़ से ही काम करिए, और अधिकारियों को लगातार निर्देशित करते रहते हैं। जी जी बिल्कुल आनंद, विधानसभा का चुनाव का जिक्र करें, ठीक है, ये दौरे लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होते रहते हैं कहीं ना कहीं। और जैसा कि आपने भी शुरुआत में जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव की दृष्टि से बेहद अहम अब सारे दौरे मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात की जाए इस वक्त, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है इस साल के आखिरी में, वहां पर जिस तरीके से पोस्टर वोट देखने को मिल रहा है, कुछ इसी तरीके का पोस्टर वोट अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, जहां पर अखिलेश यादव को लेकर भी एक पोस्टर लगाया गया है। देखिए, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव तो नजदीक है ही। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का कहना है कि वो 24 आवर्स जो है वो काम करते हैं और चुनावी मोड में रहते हैं। तो मुख्यमंत्री का दौरा तो खासतौर से चुनावी नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि अभी जो सरकार है वो लगातार चल रही है जी और उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश में अभी जो
रोटियां बिछाई जा रही हैं, चाहे वो विपक्ष के द्वारा हो या जो सत्ता पक्ष के द्वारा हो। तो लगातार जो मुख्यमंत्री का, क्योंकि मुख्यमंत्री कभी जो है हर दिन जो है एक दौरा होता है, जिले का दौरा होता है, वहाँ की विकास योजनाएं हैं, वहाँ की कानून व्यवस्था है, लगातार समीक्षा बैठक करते रहते हैं। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हर दिन किसी न किसी जिले का दौरा होता है, हर दिन जो है वो कहीं चाहे वो लखनऊ में रहें तो विकास कार्यों को लेकर, चाहे वो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो यहाँ पे डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव तक की जो है कभी भी बैठे बुला लेते हैं और कभी भी समीक्षा करते हैं। तो उसका जो असर होता है कानून व्यवस्था को लेकर, वो पूरे प्रदेश में देखने को मिलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देहरादून जनपद में कुट्टू के आटे से कई लोग बीमार हो गए, जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया। पीड़ितों से मुलाकात कर मामले की जानकारी जुटाई। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के भीतर 22 दुकानों, स्टोर्स को चिन्हित किया और उन पर रेड कर सील कर दिया। इन दुकानों से वह कुट्टू का आटा जब्त किया था जिसे पीड़ितों ने खरीद कर खाया था और उनकी तबीयत खराब हो गई। पुलिस टीमों के द्वारा इन दुकानों में रेड की गई और सभी संदिग्ध खाद्य पदार्थों को सीज किया गया। दुकानदारों से सघन पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक पूछताछ में जानकारी मिली है कि कुट्टू के आटे का मुख्य सप्लायर सहारनपुर का है। इस जानकारी के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने सहारनपुर के जिलाधिकारी से बातचीत की और वहां के गोदाम में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस संबंध में सहारनपुर में कार्रवाई की जा रही है और देहरादून से एक पुलिस टीम सहारनपुर भेजी गई है। प्रातः सूचना प्राप्त हुई थी कि दून हॉस्पिटल कोरोनेशन में काफ़ी सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, जिनको पेट दर्द, वोमिटिंग और घबराहट की शिकायत हो रही है। जिसमें प्राथमिक जांच की गई तो पता चला कि इन्होंने जो व्रत का आटा, जो जिसे कुट्टू का आटा कहते हैं, इसका सेवन किया था। उसके बाद से रात्रि में इनकी या कुछ की सुबह उसके रिएक्शन के कारण तबीयत खराब हुई। जैसे ही ये सूचना मिली, तत्काल ही इसमें संबंधित सभी विभागों से समन्वय बनाया गया और पुलिस द्वारा जो प्राथमिक इसमें जानकारी पूछताछ भी लोगों से की गई, जो लोग एडमिट हो रहे थे, कि उन्होंने कहाँ से आटा खरीदा हो, जिससे हम सोर्स का पता कर सके। इस तरह पुलिस ने विदिन 2 आवर्स जो है 22 दुकानों को ऐसा चिन्हित किया जहाँ पर विभिन्न तरह के लोगों ने जाकर आटा खरीदा था, उसका सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विजिट करके सभी दुकानों पर जो है कार्रवाई की गई और सभी 22 दुकानों पर लगातार पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम, खाद्य विभाग की टीम ने रेड करके सभी जितने भी आटे और इसके तरह खाद्य पदार्थ थे वो उसको जब्त कर लिया। ऐसे लोग जो वहाँ बेचने वाले थे उनको थाने में पूछताछ के लिए बैठा लिया गया है। पूरी अभी तक प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि इसका कोई मेन सप्लायर जो सहारनपुर का है, इसमें एसएसपी सहारनपुर साहब से और डीएम साहब से भी वार्ता कर ली गई थी और तत्काल उनके द्वारा भी टीम भेजकर वहाँ पर जो उनकी सप्लाई चेन है, गोदाम है या जो भी वहाँ से बन के आता है, उसको भी सील करने की कार्रवाई की जा रही। एक टीम यहाँ से सहारनपुर भी रवाना कर दी गई है। पहली प्राथमिकता है कि जो भी हमारे पेशेंट्स आए जिनका अभी नॉर्मल है, सभी की विजिट कर ली गई है और यहाँ पर सभी कुछ नॉर्मल पेशेंट्स में ऐसा कोई बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस नहीं दिखाई दिए। बट ये इसका और कोई उपयोग ना करें और किसी की तबीयत आमजन की खराब ना हो, उसको देखते हुए अपील भी की गई है। दुकानों के हमने नाम भी सर्कुलेट किए हैं, जिससे कि व्यक्ति अगर वहाँ से उन्होंने व्रत का कोई आटा वगैरह खरीदा है तो उसका तत्काल कोई सेवन ना करे और इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है और सभी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। लेकिन जहाँ भी सप्लाई हुई है सभी जगह हमारी टीमों ने उनको दुकानों को रेड करके सील कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता अभिनव नायक का। अभिनव, देखिए कुट्टू के आटे से कई लोग बीमार हो गए। मुख्यमंत्री ने भी सभी जो बीमार लोग थे उनसे जरा की मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। पुलिस भी लगातार कार्रवाई करे। पूरे मामले की जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा, क्या कार्रवाई की गई है और जो एक टीम सहारनपुर गई है वो सहारनपुर में किस तरीके की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है? यहाँ अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से कल जो है लगभग 2 लोग जो है देहरादून अस्पतालों में एडमिट हुए हैं, कहीं ना कहीं विकासनगर से जो है ये पाई थी कुट्टू के आटे की और उसमें जो है मिलावट पाई गई है। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जो है लगातार सुबह ही अस्पतालों में पीड़ितों से मिलने गए हैं और उन्होंने जो है देहरादून के एसएसपी को जो है सख्त निर्देश दिए हैं कि वह जो है जल्द से जल्द जो दुकानदार हैं जिन्होंने इस पर मिलावट की है उस पर कार्रवाई करें। हालांकि अगर बात करें तो पुलिस ने जो है लगभग 22 दुकानों जो स्टोर है उनको चिन्हित भी कर और उनको जो है सील कर दिया है। और अगर बात करें तो जिससे कहीं ना कहीं कुट्टू का आटा खाने से जो है सभी की जो है कहीं ना कहीं जो है तबीयत खराब हुई है, उसको अगर बात चले
तो लगभग जो देहरादून के जो अस्पताल हैं, चाहे कोरोनेशन है, दून है या फिर इंद्रेश हॉस्पिटल है, इन सभी में ये मरीज भर्ती हैं। और लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इस पर नजरें बनाए हुए हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी वहां पर कल पहुंचे थे और जो है उन्होंने अधिकारियों को जो है सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। और इस तरह का जो है इस तरह की हर बार कहीं ना कहीं वारदात देखने को मिलती है, जिस तरह से नवरात्रों में यह जो कुट्टू काटा है इसमें कहीं ना कहीं मिलावट देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो है उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जिन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है उनका इलाज अभी चल रहा है। जी भैया। अभिनव, देखिए 22 जो जानकारी आप दे रहे हैं कि 22 दुकान और स्टोर्स को मिलाकर जो कार्रवाई 2 घंटे के भीतर ये पुलिस की ओर से की गई है, मंत्री धन सिंह रावत भी पहुंचे, लेकिन ये बड़ी लापरवाही खाद्य विभाग की भी नहीं है। क्योंकि देखिए जब त्योहारों का जब सीजन होता है तो हम देखते हैं किस तरीके से खाद्य विभाग की टीम जो है औचक निरीक्षण करती है मिलावटखोरों के ऊपर, या फिर जो एक्सपायरी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको लेकर कार्रवाई करती है। अभी नवरात्र का त्योहार चल रहा है, रमजान भी चल रहे थे, ऐसे में खाद्य विभाग निरीक्षण क्यों नहीं कर रही थी? बिल्कुल, हम यहाँ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें जो है खाद्य विभाग और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की लापरवाही जरूर उजागर हुई है, ताकि उन्होंने समय रहते जो है सभी दुकानों पर जो है कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की है। हालांकि इसी की वजह से जो है कुट्टू काटे में और अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट पाई गई है। तो ऐसे में जो है इसमें जो है जाहिर तौर पर लापरवाही सामने आ रही है। तो उन सभी के खिलाफ जो है मुख्यमंत्री ने सख्त तौर पर आदेश जारी किए हैं कि इन सभी जितनी भी दुकानें हैं और जो भी संबंधित अधिकारी इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त और ताकि जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं उनको जो भी न्याय मिल सके। हालांकि हर वर्ष इस बार भी जो है कुट्टू काटे में मिलावट देखने को पाई गई है। कहीं ना कहीं छोटे बड़े मामले जरूर आते हैं कुट्टू काटे को मिलावट को लेकर। तो ऐसा ही मामला जो है विकासनगर में इसकी जो है बड़ी खेप पाई गई है, जहाँ से ये आटा सप्लाई हुआ था और यही आटा जो है हरिद्वार, देहरादून और इसके अलावा सहारनपुर से भी आया था। तो ऐसे में जो है मान के चला जा सकता है कि सहारनपुर पुलिस का संबंध जो है लगातार देहरादून पुलिस भी कांटेक्ट में है और जो एसएसपी जो देहरादून है उन्होंने भी जो है सप्लाई के गोदाम में कार्रवाई की है, उसको जो है सील कर दिया है। और अगर बात करें तो पुलिस टीम लगातार और ठिकानों पर दबिश दे रही है, ताकि जो और ठिकाने हैं यहाँ से जहाँ से कुट्टू का आटा जो है सप्लाई हो रहा था वहाँ पे जो है धरपकड़ के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। अभिनव, बिल्कुल देखिए यहाँ पर ये सिर्फ देहरादून का जिक्र किया कि देहरादून के अंदर ये कार्रवाई की गई और बाकी जिन जगहों का आपने नाम लिया, हरिद्वार का आपने यहाँ पर बताया कि वहां पर भी कुट्टू का जो आटा था सप्लाई किया गया था। अब जिन जगहों पर कुट्टू का आटा सप्लाई किया गया है वहां पर लोग बीमार ना हो उस कुट्टू के आटे को खरीदकर, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है? और दूसरा, जहां से ये सप्लाई किया गया कुट्टू का आटा सहारनपुर, वहां के जो पुलिस अधीक्षक थे, वहां की जो पुलिस प्रशासन थी, उससे भी बातचीत लगातार उत्तराखंड पुलिस प्रशासन की चल रही है। तो वहां पर किस तरीके की कार्रवाई सप्लायर के ऊपर की जा रही है? और जिस गोदाम को लेकर लगातार यहाँ पर बात की जा रही है कि उस गोदाम को भी निरीक्षण किया जाएगा, कुछ ऐसा मिलता है तो उसको भी सील किया जाएगा। बिल्कुल, अगर बात करें तो जिन जिन बड़े गोदामों से कुट्टू काटे की सप्लाई हुई है, चाहे वो सहारनपुर है या फिर विकासनगर है, उन सभी दुकानों को जो है सील कर दिया गया है और उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। और जो उसको संचालक जो रेल कर रहे थे कुट्टू काटा, उनको जो है जेल भेजने का काम भी जो है एसपी देहरादून ने किया है। लगातार जो है इस पर कार्रवाई चल रही है। जो और लोग बचे हुए हैं जहाँ से कुट्टू काटा सप्लाई हो रहा था, लगभग अगर बात करें तो 22 दुकानें ऐसी हैं देहरादून में जिनको चिन्हित भी किया गया है जहाँ कुट्टू काटा सप्लाई हुआ था। तो ऐसे में मान के चल सकते हैं कि पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इसके साथ खाद्य विभाग भी जुड़ा हुआ है और लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी नजरें रखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं इस समय जो है पुलिस लगातार बड़ा अभियान उत्तराखंड के अंदर छेड़े हुई है, क्योंकि कुट्टू के आटे की वजह से जो जान माल का नुकसान जो लोगों को हुआ है, अब वो कहीं ना कहीं उसको जो है संवेदना के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्योंकि इस तरह से जो पहले से अगर खाद्य विभाग हो या फिर अन्य विभाग हो, जो अगर इस तरह का पहले से सचेत होते तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो ये घटना हुई है ये ना होती। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया। लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन से जारी आदेश के अनुसार 2 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक स्कूलों के संचालन समय में यह परिवर्तन प्रभावी रहेगा। नए निर्देशों के तहत एक पाली में संचालित सभी प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हायर सेकेंडरी स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। वहीं जहां कक्षाएं 2 पालियों में संचालित होती है, वहां प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक शालाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, हायर सेकेंडरी स्कूल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित किए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के अंदर भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। इंद्रावती भवन से जारी आदेश के अनुसार 2 अप्रैल 2025 से 30
अप्रैल 2025 तक स्कूलों के संचालन के समय में यह परिवर्तन प्रभावी रहेगा। नए निर्देशों के तहत एक पाली में संचालित सभी प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हायर सेकेंडरी स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे। वहीं जहां कक्षाएं 2 पालियों में संचालित होती है, प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक शालाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, हायर सेकेंडरी स्कूल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित किए जाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने पर सियासत तेज हो चली है। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा। पत्र में आग्रह किया कि दुकानदार नवरात्र और ईद के दौरान अपने दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाएं। सरकार से इसके लिए गाइडलाइन जारी करने की मांग की गई है। तरविंदर मारवाह ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि उन्हें कई लोगों से शिकायतें मिली है। उनका कहना है कि हमें बार बार शिकायतें आ रही है कि दुकान का मालिक कोई और होता है, लेकिन अंदर काम करने वाला या दुकान का नाम कुछ और होता है। इससे लोगों में भ्रम की स्थिति बनती है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका मानना है कि यह नियम पूरे शहर में लागू होना चाहिए और हमेशा के लिए लागू रहना चाहिए। हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय भी इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंबुज, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब शिवरात्रि का समय आया था या फिर जब कांवड़िए आ रहे थे, तो उस समय और सावन के महीने में भी नेम प्लेट लगाने को लेकर सियासत देखने को मिली कि जो है दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाई जाए। एवं जो ठेले रेहड़ी पटरी वाले थे उनको भी ये आदेश मानने पड़े थे और उस दौरान काफी देखने को मिला कि लोगों ने बाहर नेम प्लेट लगा लिया है। अब ऐसा ही कुछ दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। विधायक ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है इस बाबत। जी बिल्कुल अमीषा जी। तंजीदर सिंह मारवा चंदपुरा विधानसभा से विधायक हैं, जो कि मनीष सिसोदिया को हरा करके आए हैं। तो उनकी तरफ से एक पत्र लिखा गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कि दिल्ली के अंदर नवरात्रि और ईद के मौके पर अधिकतर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब कोई ग्राहक दुकान पर जाता है, बाहर नेम प्लेट वगैरह नहीं होती है, तो अंदर जाकर के देखता है कि वहाँ नॉनवेज है। तो ऐसी स्थिति में दुकान के बाहर दुकानदार अपने नाम के साथ साथ अपना आधार कार्ड भी चस्पा करें, जिससे ये पहचान हो सके कि अंदर
कौन दुकानदार है या क्या सामान बेचा जा रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और मांग किया कि नवरात्रि ईद के साथ साथ अगर पॉसिबल है तो इस चीज को पूरे हमेशा के लिए रखा जाए कि दिल्ली के अंदर जो दुकान है, उन रेहड़ी पटरियां या दुकानें, उनके बाहर नेम प्लेट लगाई जाए और उस पर पूरी तरीके से सारी चीजें लिखी जाए कि दुकानदार का मालिक ये है और दुकान के अंदर यह चीज बिक्री हो रही है। इसके पहले मैं आपको अमीषा जी बताता चलूं, उत्तर प्रदेश में कावड़ के समय पर भी यह मुद्दा गरमाया था, जिसके बाद यह न्यायालय में जाता है, न्यायालय इस पर रोक लगाता है। वैसे अगर यहाँ पर बात की जाए तो इससे पहले रविंद्र नेगी पड़पड़गंज विधानसभा से विधायक है, उनकी तरफ से भी जो मंदिर है, मंदिर के आसपास की दुकानें हैं, जो मीट की दुकानें हैं, उनको बंद कराने के लिए भी उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया था और जो एक तरीके से उन्होंने भी मांग रखी थी कि दिल्ली के अंदर जितनी भी जो धार्मिक स्थल है उनके पास में मीट की दुकान है उनको बंद किया जाए। तो इसको लेकर के अगर वही विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से भी इस पर अपनी तरफ से हमला आया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और जातिवाद की राजनीति करती है। नेम प्लेट लगाने का कहीं ना कहीं मकसद यह है कि दुकानदार के बारे में यह जानकारी रहे कि दुकानदार इस धर्म से है, इस जाति से है, जिससे उस पे आने वाले समय में उस दुकानदार की दुकानदारी पर भी इसका फर्क देखने को मिलेगा। विपक्ष का यह हमला है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के जो साथी हैं, जिस तरीके से जो यहाँ से लाखों और करोड़ों रुपए लेकर के गए, उनके आगे क्यों नहीं नेम प्लेट लगाई गई थी, इस तरीके से विपक्ष ने हमला किया। वही संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी यही प्रतिक्रिया दिया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली के कार्य करने आई थी, अब वो धर्म की राजनीति कर रही है। तो इसको लेकर के यही कहा जा सकता है कि, और वही तंजिंदर सिंह मारवा का अभी भी ये कहना है कि मैं इस बात को सदन में रखने की कोशिश करूंगा, जब सदन चलेगा, विधानसभा चलेगी तो उसमें भी वो रखने की मांग कर रहे हैं। जी अमीषा जी। अंबुज, आपने बात कही कि कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी जब उत्तर प्रदेश के अंदर ये सब चीजें वहां पर की जा रही थी, लेकिन वहां पर ये चीजें भी उठी थी जब नेम प्लेट लगाने की बारी आई, क्योंकि देखिए हर कोई दुकानदार नेम प्लेट लगाता है, जो जिसको नाम सूट करता है वो नाम लगाता है, लेकिन उस समय ये मुद्दा उठा कि नेम प्लेट से ज्यादा जरूरी है आप खाने का मेन्यू लगा दीजिए कि आपके यहाँ पर खाने में क्या क्या मिलता है, उससे ज्यादा आसानी होगी। अगर किसी को नॉनवेज खाना होगा तो वो जाएगा, किसी को वेज खाना होगा तो वो वहां जाएगा, तो आप इसके अलावा फूड का मेन्यू लगा दीजिए। और दूसरी चीज ये है, जब आप इस तरीके की चीजें करें नेम प्लेट को लेकर, तो आप दूसरी तरफ एक कार्रवाई क्यों नहीं करते कि जो खाना बनाने की जो जगह है, जहां पर खाना सेल किया जा रहा है, वहां पर हाइजीन का कितना ख्याल रखा जा रहा है, खाने में मिलावट कितनी है, इन चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखते? क्योंकि कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए थे जब खाना बनाते समय उसमें थूक मिलाया जा रहा था, तो इन चीजों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, बजाय इसके कि आप नेम प्लेट पर ध्यान लगा रहे हैं? ये बिल्कुल गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार है, किसी भी राज्य की सरकार है, कि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो जिस दुकान में या जो भी वहां पर खाना खाने जा रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता पर कितना ध्यान दुकानदार रख रहा है, इसको लेकर के सरकार के जो भी डिपार्टमेंट है उनको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए दिल्ली के अंदर जो ये बात उठी, उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो बात होती थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो वीडियोज भी है जो वायरल होते हैं, चाहे वो जूस में मिलावट को लेकर के हो या रोटी पर थूक लगाने वाली बात हो, इस तरीके के जो वीडियो वायरल होते हैं उसके बाद में एक तरीके से ये जो राजनेता है उनको एक मौका मिलता है कि वो अपनी तरीके की जो उनकी राजनीति है, जहाँ उनकी जो विचारधारा है उस तरीके की विचारधारा की वो राजनीति कर सके। तो कहीं ना कहीं ये पूरे मामले उन्हीं विचारधाराओं को लेकर के ही रहते हैं, जिससे आने वाले समय में दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं जो धर्म है और जाति की जो बातें आ रही है, चाहे वो मीट की दुकानें बंद कराने की बात हो या दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने की बातें हो, तो इसमें लग रहा है कहीं ना कहीं आगे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज टैगोर थिएटर सेक्टर 18 चंडीगढ़ में कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का सपना है कि पंजाब को रंगला पंजाब बनाया जाए और इसी दिशा में उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस पहल से पंजाब में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी, युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि वह राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज शिक्षा विभाग में नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और इस दौरान शिक्षा विभाग के नवनियुक्त पदाधिकारियों को
नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अमित सेठी का। अमित, मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यक्रम को लेकर जानकारी दीजिएगा, जहां वे शिक्षा विभाग से संबंधित एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। जी बिल्कुल, शिक्षा विभाग में जो है नौकरियों के अवसर जो है पहले जो खुले थे और उसी के चलते लोगों ने अप्लाई किया था, जिसके चलते जो है नियुक्ति पत्र जो है ना बिल्कुल बांटे जाएंगे। जब से सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लगातार पंजाब और पंजाबियत के लिए काम कर रही है और पंजाब के मुख्यमंत्री का सपना है कि पंजाब को रंगला पंजाब बनाना है। और साथ ही इनका जो था, जब वो अपना जोन मैनिफेस्टो था तो उसमें भी दावा किया गया था कि युवाओं को जो है नौकरी दी जाएगी। हालांकि इससे पहले भी कई बार जो है नियुक्ति पत्र जो है बांटे गए हैं और इस बार भी चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में जो है नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे के आसपास शुरू किया जाएगा। जी अमित, बिल्कुल देखिए, दो पहलू, एक पहलू की शिक्षा के क्षेत्र में भी एक तरीके से सुधार होगा, टीचर्स की संख्या भी बढ़ेगी, जो पदाधिकारी है, जो सीनियर मोस्ट पोस्ट पर बैठे होते हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी, तो एक सहूलियत यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में आएगी। और दूसरा, जो इस मिशन रोजगार को लेकर पंजाब सरकार चल रही है, युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार जो इस तरीके से सरकार काम कर रही है, न केवल रोजगार देने का काम कर रही है बल्कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान जितना हो सकता है उतने कार्यक्रमों में पहुंचकर नियुक्ति पत्र हैंडओवर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अक्सर देखने को मिला है। इससे पहले कि अगर कार्यक्रम की बात करें तो जरूर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आप खुद जो है नियुक्ति पत्र जो है बिल्कुल बांधते दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही अगर शिक्षा क्रांति की बात करें, जिस तरह से पंजाब के अंदर स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करें तो प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे या प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर ही जो है बिल्कुल जो सरकारी स्कूल हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस के जो है दिखाई दे रहे हैं। और कह सकते हैं कि शिक्षा क्रांति में भी एक अच्छी पहल देखने को मिल रही है और एक काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। साथ ही जिस तरह से युवाओं को नौकरी के पुरस्कार मिल रहे हैं तो काफी उसमें लोगों में और युवाओं में भी खुशी की लहर देखने को। अमित, अगर आंकड़ों की बात करें, क्योंकि लगातार हम रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं, जब सीटें वैकेंट होती है तो सरकार ज्यादा वैकेंसी यहां पर निकालती है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री कितने नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी कितनी सीटें हैं हर एक पोस्ट के लिए जो वैकेंट चल रही है? जी बिल्कुल, हालांकि आंकड़ों की बात करें तो इस पे जो है कह सकते हैं कि इससे पहले भी कई जो है नियुक्ति पत्र जो है बांटे गए। आज भी काफी मात्रा में जो है नियुक्ति पत्र जो है बांटने हैं और लगातार जो है चाहे अपना एजुकेशन की बात, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे बिजली विभाग की बात करें, चाहे डॉक्टर्स की बात करें, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, तो लगातार नौकरी के जो है उसमें अवसर जो है दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी ये कार्यक्रम इस तरह से ही चलते रहेंगे। जो है पंजाब सरकार का इस तरह का सपना है कि युवाओं को जो है नौकरी दी जाए और हर घर में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक दलों ने मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रमजान के दौरान इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया गया या फिर ईद के मौके पर ईदगाह जाकर बधाई देना, कोई भी दल पीछे नहीं हट रहा। बीजेपी भी इस बार मैदान में उतर चुकी है और मुस्लिम परिवारों तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी ने 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी किट देकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। अब देखना होगा कि तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार के मुस्लिम मतदाता किसका साथ देंगे। चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और जिस तरह से रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टियों का आयोजन तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से किया गया, चाहे चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, सम्राट चौधरी हो, तमाम राजनीतिक दलों की ओर से इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया गया या फिर ईद की मुबारकबाद, तो लगातार मुस्लिम वोटर्स को भी कैटर करने के लिए, मुस्लिम वोटर्स को भी साधने के लिए तमाम दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार भी इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुरजीत जी, देखिए बिहार विधानसभा इस साल के आखिरी में होने हैं, तमाम राजनीतिक दल यहां पर एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, एलजेपी हो, बीजेपी हो, एनडीए कहें या फिर इंडिया गठबंधन कहे। एक तरफ जहां बैक टू बैक दौरे हो रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी का देखे जो तमाम बिहार के इकाई से जो है लगातार बातचीत कर रहे हैं, या फिर
मुस्लिम वोटर्स को कैटर करने के लिए जो इस तरीके से सौगाते मोदी कार्यक्रम चलाया गया, मोदी किट जो है यहाँ पर मुस्लिम परिवारों को दी गई, इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया गया, ईद में मस्जिद के अंदर जाकर ईदगाहों पर जाकर नमाज भी अदा की गई, नमाज की बधाइयां भी दी गई। जी अमित शाह, बिल्कुल जिस तरीके से बिहार में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अगर कहें तो राजनीतिक सरगर्मी जो है काफी बढ़ती जा रही है। और अभी हमने देखा कि ईद के मौके पे इस तरीके से पूरे बिहार के जो तमाम राजनीतिक दल है वो मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। चाहे तो हम कांग्रेस की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, सारे लोग जो है अपने अपने पाले में मुस्लिम वोटरों को शामिल करने के लिए जो तमाम तरह के प्रयास किए जा सकते थे वो उन्होंने किया। इफ्तार पार्टी किया, उसके साथ साथ जो ईदगाह पे जाना और वहां पे नमाज अदा करना और उनके साथ साथ जो है कई लोगों को उपहार देना। तो इस तरीके की तमाम प्रयास जो है लगातार जो राजनीतिक पार्टियां कर रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से मुस्लिम वोटर्स पहले से ही अलग थलग रहते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश की है और सौगाती मोदी किट के जरिए पूरे देश में 32 लाख परिवार को सौगाते मोदी किट दिया गया था ताकि मुस्लिम परिवारों में अपनी पैठ बनाई जाए। और दूसरी तरफ से एक बात करें वक्फ संशोधन बिल की, जो कि आगामी जो है 3 मार्च को वहां पे संसद में पेश होने हैं और उसको लेकर के यहाँ तमाम राजनीतिक दल, चूंकि बिहार में और चुनाव होने हैं, इसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल है उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। हालांकि जदयू जो है एनडीए में शामिल है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पे वक्त संशोधन बिल पे अपना उन्होंने रुख साफ नहीं किया है। और ऐन वक्त पे जेडीयू क्या करती है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक जेडीयू का जो रुख है बिल्कुल साफ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल सुजीत, और देखिए सुजीत जी, बात करें अगर आरजेडी की, जेडीयू की, एलजेपी की, अब के बाद चिराग पासवान ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है जिसमें जो डेप्यूटी सीएम है सम्राट चौधरी वो भी नजर आए थे। तो दूसरी तरफ से विपक्षी दलों की ओर से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। लेकिन जो एक बड़ा कार्यक्रम सौगाते मोदी चलाया गया है, 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी किट दी गई है और दूसरी तरफ एनडीए में लगातार मजबूती भी यहां पर दिखाई दे रही है। बैक टू बैक जो बैठकें हुई है और जो बयान सामने आ रहे हैं कि नीतीश के चेहरे पर ही अब की बार का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, अभी तक उसमें से कोई भी ऐसी खबरें नहीं आ रही है। तो ऐसे में जिन मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है उनका भी बंटवारा होगा आरजेडी के बीच में और कांग्रेस के बीच में, खासकर जब विपक्षी गठबंधन की बात करते हैं। जी अभी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें एनडीए की, तो एनडीए में पूरी तरीके से एकजुटता दिख रही है, चाहे मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पे हो या फिर सीटों के बंटवारे को लेकर के। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ से बात करें महागठबंधन की तो या इंडिया गठबंधन की, तो जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन तिनके की तरफ बिखर गया था, बिल्कुल वैसे ही आसार यहाँ पे भी दिखते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बिहार के नए कांग्रेस प्रभारी आए हैं और उनका जो बयान लगातार सामने आते रहता है कि हम यहाँ पे बिहार में अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली की तरफ से अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में और दूसरी तरफ से कांग्रेस के कुछ नेताओं का बयान ये भी आता है कि अभी तक जो है बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी फैसला हम लोग का संसदीय बोर्ड करेगा। तो ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करने की फिराक में लगे हुए और उन्होंने घोषित कर ही दिया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है मुख्यमंत्री चुनने की बात करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से बिल्कुल ये देखने को मिल रहा है कि एनडीए जो है एकजुट है और महागठबंधन में काफी बिखराव की और काफी टकराव की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में अभी फिलहाल जो है एनडीए का पलड़ा काफी भारी दिख रहा है और ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम वोटर्स है उनका जो भी झुकाव हुआ, अब हालांकि नीतीश कुमार जो है मुस्लिम वोटर का झुकाव रहता है नीतीश कुमार के ऊपर और बीजेपी से मुस्लिम थोड़ी दूरी बना के रखते थे, लेकिन अब जो है समय बदलते जा रहा है और मुस्लिम वोटर्स भी हैं जो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए यहाँ पे काफी मजबूत स्थिति में अभी दिखाई दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जी तमाम जानकारी के लिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 31 मार्च को प्रेस से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक
किसी एक व्यक्ति के इशारे पर काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि दिलवर हुसैन जैसे लोगों के खिलाफ बीजेपी की स्थापना ही इसीलिए की गई थी और उनकी सरकार कानूनी ढांचे के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगी। विश्वनाथ में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि एपेक्स बैंक एक राज्य संस्था है और यह दिलवर के आदेश पर काम नहीं करता। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया, किसी के भ्रष्टाचार का दावा करने मात्र से भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाता है। शर्मा ने आगे बताया कि बैंक ने आधुनिक तकनीक, नए एटीएम के साथ प्रगति की है, लेकिन कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। असम में कई लोग दिलवर हुसैन के आरोपों पर विश्वास कर रहे हैं, जबकि तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने पत्रकारों की आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि कोई पत्रकार अन्य गतिविधियों में शामिल होता है तो कानून सभी के लिए समान है। बता दें कि गुवाहाटी पुलिस ने पत्रकार मजूमदार को एक बैंक कर्मचारी के द्वारा दर्ज कराए गए मामले के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जब वे असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड में कथित वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे थे। पहले मामले में जमानत मिलने के बावजूद उन्हें बैंक के प्रबंध निदेशक डमरू सैकिया के द्वारा दर्ज किए गए दूसरे मामले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। उन पर बैंक के महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी करने के प्रयास का आरोप लगाया गया था। चंदन हीरा का चंदन, देखिए सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार का यहां पर जिक्र किया एपेक्स बैंक के संदर्भ में, तो ये पूरा मामला क्या है? जी देखिए अमीषा, मैं बता दूं कि असम में एक पत्रकार को गिरफ्तारी को लेकर पूरा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था और देखा जा रहा है कि पत्रकारों ने भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और कई अन्य दल संगठन ने भी इसका विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन देखा जा रहा है कि जो बुधवार को उस पत्रकार का जो रिहाई हुआ है और उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा है कि जो दिलवर हुसैन और महबूब हक के बारे में बातचीत की है मीडिया के सामने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने, और उन्होंने एपेक्स बैंक असम की राष्ट्रीय संस्था है और ये दिलवर के आदेश पर नहीं करती है सिर्फ इसलिए कि वो दावा करता है कि भ्रष्टाचार है। क्या इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार मौजूद है? और असम के मुख्यमंत्री ने ऐसे कई बयान दिया है और महबूबुल हक को लेकर भी बयान दिया है और दिलवर हुसैन को लेकर भी बयान दिया है और इसको लेकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा जी ने पहले दावा किया था कि मजूमदार सरकारी मानदंड के अनुसार मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं थे। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें किसी पत्रकार द्वारा उनके खिलाफ लिखे जाने कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर कोई पत्रकार अन्य गतिविधियों में संलग्न हो तो कानून सभी के लिए समान है। और देखा जा रहा है कि दिलवर हुसैन मजूमदार के विरुद्ध भी कई मामला सामने आया है और देखा जा रहा है कि उनके पास कई गाड़ी है, कई जम्पर है, कई दुकानें हैं और कई चीजें लेकर ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।